हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से दिसंबर 4th वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। Who recently passed away being a 5-time चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ओम प्रकाश चौटाला। 5 बारी के हरियाणा चीफ मिनिस्टर और इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर ओम प्रकाश चौटाला, इनका निधन हो गया है 89 की एज में। ये हरियाणा के 7th चीफ मिनिस्टर थे इंडियन नेशनल लोकदल से, और जो 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए हैं चौधरी देवीलाल, उनके सन थे। आपको बता दें ये 5 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यही रहे हैं। 2 ऑब्ituaries और देख लेते हैं। को फाउंडर ऑफ पॉपुलर योगर्ट ब्रांड एपिगेमिया रोहन मिर्चंदानी, इनका भी निधन हो गया है 42 की एज में। और मलयालम एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट मीना गणेश, इनका भी 81 की एज में निधन हो गया है। इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन MOU फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच म्यूजियम इन न्यू दिल्ली? भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में किस संग्रहालय के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, युगा युगेन भारत। भारत और फ्रांस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में एक नेशनल म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और ये नेशनल म्यूज़ियम जैसे पेरिस में लोवी म्यूज़ियम है, इसी तरह का म्यूज़ियम बनाया जाएगा। इस म्यूज़ियम का नाम रहेगा युग युगीन भारत। और एक बार जहाँ ये कंप्लीट हुआ तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम कहलाएगा। और आपको बता दें इसमें 8 थीम्ड सेक्शंस होंगे इस पूरे म्यूज़ियम में, जो भारत की 5000 सालों के इतिहास को उजागर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक। तो आपको ये बता दें साउथ ब्लॉक में जो है एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्रीज आती हैं। मतलब साउथ ब्लॉक एक ऑफिस है, ठीक है, एक बिल्डिंग का नाम है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री इनके काज होते हैं, कामकाज होते हैं। और एक है नॉर्थ ब्लॉक, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स है या फिर जहाँ पर कामकाज होते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर कहाँ पर है? रायसीना हिल पर, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर? किसान दिवस किस भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, चौधरी चरण सिंह। तो किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। चौधरी चरण सिंह इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और फार्मर्स के एडवोकेट भी रहे हैं। साल 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हम किसान दिवस मनाएंगे 23 दिसंबर को। साल 2024 में किसान दिवस का थीम रहेगा एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्पेरस नेशन। चौधरी चरण सिंह को चैंपियन ऑफ फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर थे भारत के 1979 से 1980 तक। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच मैथमेटिशियन? राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीनिवास रामानुजन। नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जो कि मैथमेटिशियन थे, काफ़ी जाने माने, ठीक है, इनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में। इनका जो जन्म है ये तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। और 2012 में ये डिसाइड किया गया, जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 125th, कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाना चाहिए 22 दिसंबर को। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था ये डे। इस साल का थीम रहेगा मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। अच्छा, एक ही 1729 नंबर है, इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। India's Richa Ghosh created history when she scored the fastest 15 women's T20 international recently. How many balls did she use to achieve this feat? भारत की ऋचा घोष ने हाल ही में महिला T20 में कितनी गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 18। तो भारत की विकेट कीपर बैटर
ऋचा घोष, इन्होंने जॉइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई है महिलाओं के T20 इंटरनेशनल्स में। और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा T20 खेला जा रहा था DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। तो इन्होंने केवल 18 बॉल्स पर 50 लगाई है। इससे पहले ये कारनामा न्यूजीलैंड की बैटर शॉफी डेवाइन और ऑस्ट्रेलिया की बैटर फॉबी लिट्सफील्ड कर चुकी हैं। तो इन तीनों के नाम अब सबसे तेज अर्धशतक हो गया है। और इंडियन वुमेन टीम ने एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया, इन्होंने हाईएस्ट टीम टोटल बनाया है वर्ल्ड कप T20 का, अब मतलब अपना इंडिया का। इन्होंने 217 रन मारे हैं 4 विकेट खोकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही। इससे पहले ही रिकॉर्ड था इनका 201 रन का UAE के अगेंस्ट। क्रिकेट संबंधित एक और न्यूज़ और जान लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी ये यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बने हैं जो लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 13 साल के हैं और बिहार वर्सेस मध्य प्रदेश ग्रुप ई मैच इन्होंने खेला विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का। और इसी के साथ इन्होंने जो है यंगेस्ट प्लेयर का जो है नाम अपने नाम दर्ज कर लिया है जो जिसने लिस्ट ए क्रिकेट खेला है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था अली अकबर के नाम, जो 14 साल 51 दिन के थे जब इन्होंने विदर्भ के लिए डेब्यू किया था। What amount did the World Bank approve for the अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम? विश्व बैंक ने अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? सही आंसर ऑप्शन सी है $800 मिलियन। तो देखिए अमरावती के विकास के लिए, अमरावती जो कि एक ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की, वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया है अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इसको जो है एक वेल मैनेज सिटी बनाने के लिए, क्लाइमेट रेजिडेंट ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये लोन अप्रूव किया है। द $800 मिलियन लोन, इसकी फाइनल मैच्योरिटी है 29 ईयर्स की, ग्रेस पीरियड भी है 6 साल का और ये लोन जो है जापानीज येन में अवेलेबल होगा। The Center and the Asian Development Bank signed a $42 million loan agreement for coastal protection in which Indian state? केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एंड रिवर बैंक है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक और SK फाइनेंस लिमिटेड ने एक सीनियर सिक्योर्ड लोन एग्रीमेंट साइन किया है $100 मिलियन का। ठीक है, तो जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की जो मालिक है, ठीक है, तो उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और SK फाइनेंस बैंक लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ हाउ मच अंडर द स्माइल प्रोग्राम? माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा। तो पूछ रहे हैं कि स्माइल प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है $350 मिलियन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव्ड किया है। किस प्रोग्राम के लिए? स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम प्रोग्राम के लिए, स्माइल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर से संबंधित है ये पॉलिसी बेस्ड लोन ये रहने वाला है। तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोन अप्रूव किया गया है। वेयर वॉज द 11th समिट मीटिंग ऑफ द D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेल्ड? आर्थिक सहयोग के लिए D8 संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कायरो, इजिप्ट। देखिए 11th समिट मीटिंग जो रही डेवलपिंग 8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, कायरो इजिप्ट में हुई है। देखिए D8 होता था लेकिन अब D9 है। क्यों है ये मैं आपको बता दूं। पहले D8 हुआ करता था ये, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की हुआ करते थे। पर अब 19 दिसंबर को जब ये मीटिंग हुई तब इनके 9th मेंबर और जुड़ गया अजरबैजान। तो इस तरह से पहले D8 थे, अब क्या हो गए हैं D9। इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल, टर्की में।
ICICI Bank partnered with which company to launch the super premium co-branded metal credit card? ICICI बैंक ने सुपर प्रीमियम सह ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टाइम्स इंटरनेट। देखिए, जो ICICI बैंक है और टाइम्स इंटरनेट है, ये डिजिटल आर्म है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, एंड इट इज़ पावर्ड बाय वीज़ा। टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इसका नाम है। तो जो भी लग्जरी लाइफस्टाइल सर्विसेज चाहते हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स चाहते हैं, उनके लिए कार्ड लॉन्च किया गया है, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। Federal Bank partnered with which NBFC to offer financing solutions for MSMEs investing in rooftop solar installations? फेडरल बैंक ने रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में निवेश करने वाले MSMEs के लिए वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इकोफाई। तो फेडरल बैंक और इकोफाई, जो कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन ओनली NBFC है और एवरसोर्स कैपिटल द्वारा बैक्ड है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए, जो MSMEs को फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो द प्रोग्राम टारगेट्स फाइनेंसिंग 3600 किलोवाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एनुअली। मतलब जो भी MSMEs हैं, ठीक है, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस का कार्य करते हैं, तो उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है सभी इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए, तो वो फेडरल बैंक प्रोवाइड कराएगा वो फाइनेंस की सुविधा, और NBFC इन आइटम्स को बेचती है। इन विच कंट्री विल द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 बी हेल्ड? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन ए है, अपना भारत। देखिए, अगले साल का जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये न्यू दिल्ली में होगी और पहली बार भारत इस इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल पैरा स्पोर्ट इवेंट होने वाला है अगले साल, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। 12th एडिशन होने वाला है ये इस चैम्पियनशिप का, और एशिया में चौथी बार ये चैम्पियनशिप हो रही है। इससे पहले दोहा, दुबई और कोबे भी इसको होस्ट कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, भारत वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल को भी होस्ट करेगा नवंबर 2025 में। Which two states recently signed an MOU for the implementation of the एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? हाल ही में किन दो राज्यों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तर प्रदेश और मणिपुर की गवर्नमेंट के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, इसमें 2 राज्य या 3 राज्य इस तरह का MOU साइन करते रहते हैं, ताकि एक दूसरे राज्य की जो लैंग्वेज लर्निंग है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, म्यूज़िक है, टूरिज्म है, क्विज़न है, स्पोर्ट्स शेयरिंग, ठीक है, या फिर मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इन सबको शेयर किया जा सके एक से दूसरे स्टेट में। The फीवा डायलॉग सीरीज वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ विच 2 कंट्रीज? फीवा डायलॉग श्रृंखला किन 2 देशों की सरकारों द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नेपाल एंड चाइना। द गवर्नमेंट्स ऑफ नेपाल एंड चाइना, इन्होंने फीवा डायलॉग सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, और कहाँ पर हुआ है? पोखरा में, नेपाल में। और इसका नाम कहाँ से पड़ा है? फीवा डायलॉग, फीवा लेक है यहाँ पर, उसके नाम से। अच्छा, इसमें जो साउथ एशिया का ग्लोबल इंडस्ट्रियल शिफ्ट है, इसकी नीड्स हैं, इनके बारे में डिस्कस किया गया है, और इस डायलॉग को होस्ट किया जा रहा है सिचुआन यूनिवर्सिटीज़ चाइना सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी इनके द्वारा। जैसे सिंगला डायलॉग है ना, उसी तरह से ये भी पूछ सकते हैं कि फीवा डायलॉग किन के बीच में है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट with which company for the procurement of K9 Vajra T self-propelled tracked artillery guns? रक्षा मंत्रालय ने K9 Vajra T self-propelled tracked आर्टिलरी गन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड यानी कि LNT के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 7628 करोड़ रुपए के बजट से 155 mm 52 कैलिबर K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स खरीदी जाएंगी इंडियन आर्मी के लिए। जो K9 वज्र टी है, ये साउथ कोरिया की एक गन है, होविट्जर K9
थंडर, तो उसी से अडेप्ट की गई है और इसको डेवलप किया गया है एल&टी और हानवा एरोस्पेस के द्वारा। SEBI has set a timeline of how many days for asset management companies AMCs to deploy funds raised through new fund offers। SEBI ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए न्यू फंड ऑफर के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को कितने दिनों में निवेश करने की समय सीमा निर्धारित की है। सही आंसर ऑप्शन बी है 30 डेज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका कि क्या क्या सीन है ये। देखिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने कहा है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आप सभी जानते हैं कि पैसा लेती हैं मतलब अलग लोगों से, और उस पूरे पैसों को फिर अलग अलग कंपनीज में लगाती है और डे वाइज जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो लॉस होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई AMC है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का एक म्यूचुअल फंड ओपन कर रहे हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, ठीक है। तो अब जब पैसे इकट्ठे शुरू करिए जिस दिन से उसने लॉन्च किया तो उसके पास 60 दिन का पीरियड रहता था कि वो अब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दे उस टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज में। तो 60 दिन का पीरियड रहता था, ठीक है। अब इतने जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा उसमें वैसे ही पड़ा रहता था क्योंकि इन्वेस्ट तो कहीं हो नहीं रहा है, अभी तो खाली पड़ा है। वो 60 दिन की पीरियड का इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद फिर इन्वेस्ट होता था। तो अब सेबी ने कहा है कि 30 डे की टाइमलाइन रहेगी केवल। आपने कोई फंड लॉन्च किया 30 दिन मैक्सिमम रहेंगे आपके पास, उसके बाद आपको वो लॉन्च करना ही होगा, मतलब उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी कंपनीज में। तो ये बताया गया है इस पूरे आर्टिकल में। Which company has Bata India partner with to provide swift delivery of its fashion and festive footwear collections? Bata India ने अपने फैशन और फेस्टिव फुटवियर कलेक्शन की त्वरित डिलीवरी प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन ए है जेप्टो। तो फिर फुटवियर मेकर है बाटा इंडिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जेप्टो के साथ जो कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ताकि इनके जो फैशन एंड फुटवियर कलेक्शंस हैं बाटा इंडिया के उनकी डिलीवरी काफ़ी तेज़ी से हो सके। बाटा आपको जानना चाहिए एक मल्टीनेशनल फुटवियर अपैरल फैशन मैन्युफैक्चरर है और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स, लुज़र्न स्विट्जरलैंड में। Who has been appointed 9th chairperson of the National Human Rights Commission NHRC? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जिसे कहते हैं का 9वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है वी रामा सुब्रमण्यन। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी रामा सुब्रमण्यम, इन्हें 9th चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो पोस्ट है NHRC चेयरपर्सन की, ये जून 1 से ही वैकेंट थी जब रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने जो है उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद से ही ये पोस्ट खाली थी। साथ ही प्रेसिडेंट ने प्रियांक कनुंगो और रिटायर्ड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, इन्हें NHRC का मेंबर भी नियुक्त किया है। एक हाई पावर कमेटी जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, इनकी मीटिंग हुई 18 दिसंबर को और NHRC के चेयरपर्सन के रूप में वी रामा सुब्रमण्यम के नाम पर मोहर लगी। इसमें जो लीडर्स ऑफ अपोजिशंस हैं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में और राहुल गांधी लोकसभा में, इन्होंने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। जो NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट चेयरमैन रहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे NHRC के, तो रंगनाथ मिश्रा। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है? सही आंसर ऑप्शन सी है कुवैत। देखिए शेख मिशल अल अहमद अल जबेर अल सबा जो कि आमिर है कुवैत के, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है, जो कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का। इस अवार्ड को 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था और कुछ ही सेलेक्ट ग्लोबल लीडर्स हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कुवैत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ये विजिट रही, ये 43 साल बाद रही किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मोदी से पहले लास्ट इंडियन PM जो कुवैत में गई थी वो इंदिरा गांधी थी 1981 में, और 2009 में जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, ये भी यहाँ पर गए थे। वही एक लास्ट हाई लेवल इंगेजमेंट रही भारत की ओर से कुवैत में।
अच्छा, इस तरह के जो अवार्ड्स मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, तब कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक साइड अवार्ड्स दे दिए 4 अवार्ड्स, एक साइड कंट्रीज दे दी, ठीक है। तो इनको एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा अवार्ड्स की, ताकि आपको याद रहे। कई अवार्ड्स में तो उन कंट्री का नाम ही होता है, पर कई में नहीं होता है, तो वो याद करना थोड़ा टफ होता है। Which prestigious award did श्याम बेनेगल, who passed away recently, receive in 2005? श्याम बेनेगल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को 2005 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? सही आंसर ऑप्शन डी है दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए, इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्याम बेनेगल, इनका निधन हो गया है 90 की एज में। इन्हें 18 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हुए हैं, एक फिल्म फेयर अवार्ड और एक नंदी अवार्ड मिला है। साल 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में, इससे सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे देश का। 1991 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया 2018 में। श्याम बेनेगल ने अपना जो कैरियर है वो कॉपी राइटर के तौर पर शुरू किया था। इनकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी गुजराती में घेर पे था गंगा 1962 में। ये डायरेक्टर भी रहे हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 1980 से 1946 के बीच में। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इतनी जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ तब बने, कई एग्जाम्स में देखने को मिला। जाकिर हुसैन का निधन हुआ तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरह श्याम बेनेगल से भी संबंधित इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Who introduced the Constitution 129th Amendment Bill 2024 in the लोकसभा? लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जुन राम मेघवाल। तो कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 17 दिसंबर को यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। इस बिल में जो है इलेक्शन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वो लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो एक ही टाइम पर कराए, जिसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। 269 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया बिल के, और 198 ने अगेंस्ट में किया है। जो मेघवाल है इन्होंने यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मकसद है जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं उन्हें लोकसभा पोल्स के साथ ही कंडक्ट कराना। अभी इस बिल को भेज दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कंसल्टेशंस के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की होती है वो 31 होती है, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली मान लीजिए पहले डिसॉल्व हो जाती है 5 साल पूरे करने से पहले, फिर ये क्वेश्चन होता है कि फिर एक साथ इलेक्शन कैसे होंगे। तो उसका ये बताया गया है कि मान लीजिए 5 साल की सरकार बनी तो 3 साल में मान लीजिए कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई या फिर किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो बचे 2 साल कार्यकाल। तो उन 2 सालों के लिए ही अगली गवर्नमेंट चुनी जाएगी, और जब वे 2 साल उनके पूरे हो जाएंगे यानी कि टोटल 5 साल पूरे हो जाएंगे इस सरकार के, उसके बाद फिर से लोकसभा के साथ चुनाव उनके होंगे। Which renowned Indian educationist has been conferred the Bura Mark and Patang by Bhutan's King Jigme Khesar Namgyal? किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा बूरा माप और पतंग से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी अरुण कपूर। तो जाने माने भारतीय एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं अरुण कपूर। इन्होंने इंडिया, भूटान, ओमान में स्कूल सेटअप किए हैं। इन्हें बूरा माप यानी कि रेड स्कार्फ और पतंग यानी कि सेरेमोनियल स्वॉर्ड से सम्मानित किया गया भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल के द्वारा। देखिए, बहुत ही रेयरली ये अवार्ड दिया जाता है किसी नॉन भूटानीज रेजिडेंट को, और अगर इनको दिया गया है तो इनके वर्क को काफ़ी सराहा है भूटान ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी भूटान गए थे, उनको ऑर्डर ऑफ ट्रू क्याल्पो से सम्मानित किया गया था। हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2024? मिस इंडिया यूएसए 2024 किसे घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कैटलीन सेंड्रा नील। तो 19 साल की इंडियन अमेरिकन जो कि चेन्नई में बॉर्न हुई है कैटलीन सेंड्रा नील, इन्हें मिस इंडिया यूएसए 2024 घोषित किया गया है न्यू जर्सी में। संस्कृति शर्मा जो कि इलिनॉइस से आती हैं, इन्हें मिसिस इंडिया यूएसए, और अर्चिता कथपालिया जो कि वॉशिंगटन से हैं, इन्हें मिस टीन इंडिया यूएसए घोषित किया गया है इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा। विच पॉलिसी हैज़ द सेंटर रिसेंटली स्क्रैप्ड फॉर क्लासेस 5th and 8? केंद्र ने हाल ही में कक्षा 5 और 8
के लिए कौन सी नीति समाप्त कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है नो डिटेंशन पॉलिसी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नो डिटेंशन पॉलिसी है क्लास 5 और 8 के लिए उसको डन अवे कर दिया। डन अवे मतलब उसको जो है स्क्रैप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, नो डिटेंशन पॉलिसी। तो अब क्या हो सकता है? अब जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स को फेल भी कर सकते हैं। अगर वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको फेल भी किया जा सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका टाइटल है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, जिसमें कहा गया है अगर कोई चाइल्ड जो क्राइटेरिया है उसके प्रमोशन का, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन का, क्लास 5 में या फिर 8 में, ठीक है, रेगुलर एग्जामिनेशन के थ्रू अगर उसको पूरा नहीं करता है तो उसको उसी क्लास में रहने दिया जा सकता है, यानी कि उसको फेल किया जा सकता है। एक्चुअली जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में दिया गया था और इसको अमेंड भी किया गया कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया जाए, ठीक है, 2019 में, लेकिन इसको नोटिफाई केवल अब किया गया। तो जब नोटिफाई किया गया तभी से लागू होगा। बजाज फाइनेंस एंडेड इट्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टाई अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? बजाज फाइनेंस ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ अपना सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड समझौता समाप्त कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आरबीएल बैंक एंड डीबीएस बैंक इंडिया। तो बजाज फाइनेंस ने जो अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की जो रेंज है उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसने अपना 8 ईयर का जो टाई अप है आरबीएल बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया के साथ इसको समाप्त कर दिया, यानी कि ये किसी बैंक के साथ मिलकर अपना मतलब ये क्रेडिट कार्ड वगैरह में किसी बैंक के साथ अपना सहयोग नहीं देगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे बैंक ने, आरबीएल बैंक ने या फिर डीबीएस बैंक ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर लॉन्च किया, तो बजाज फाइनेंस को प्रमोट करता है, मार्केट प्रोवाइड कराता है, कई तरह की सर्विसेज देता है। और अगर किसी से ड्यू कलेक्ट करना है तो उसमें भी बजाज फाइनेंस ड्यू कलेक्ट कर सकता है, किसी का ड्यू रह रहा हो। लेकिन आरबीआई ने डायरेक्शंस दिए थे कि जो को पार्टनर होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, किसी बैंक का को पार्टनर जो होगा वो अब ड्यूज़ वगैरह कलेक्ट नहीं करेगा। तो काफ़ी सीमित इनकी पावर रख दी थी जो ये इस तरह की एनबीएफसीज होती हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड में इनका कुछ ज़्यादा सेइंग नहीं रहा, तो इसलिए अब इन्होंने एंड कर दी अपनी पार्टनरशिप। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी डिड द आरबीआई इम्पोज ऑन इंडसइंड बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 2016? आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर दिशा निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 27.30 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा है इंडसइंड बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016 का अनुपालन नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। विच कंपनी लॉन्च द चरक इनिशिएटिव इन सिंगरौली? सिंगरौली में किस कंपनी ने चरक पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के गाइडेंस में सिंगरौली बेस्ड कोल इंडियन आर्म नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने चरक यानी कि कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल इसको रोल आउट किया है। ये इसका CSR इनिशिएटिव है और फ्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि काफ़ी गंभीर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से जो है को फेस कर रहे हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं सिंगरौली रीजन में। अंडर चरक NCL विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज at its dedicated hospital or at specialized empaneled hospitals across the country. Residents of Singrauli and Sonbhadra district having annual family income below rupees 8 lakh from all sources will be eligible for benefit under this scheme. Which police force was awarded the President's Color recently by Amit Shah? हाल ही में अमित शाह द्वारा किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ पुलिस। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को रायपुर में प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। आपको बता दें 1951 में पहली बार प्रेसिडेंट कलर दिया गया था इंडियन नेवी को, यहीं से शुरुआत हुई थी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ट्रॉइस इन्फोटेक फॉर फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी? किस ऑर्गेनाइजेशन ने फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन तकनीक के लिए ट्रॉइस इन्फोटेक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है C.
तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने ट्रॉइस इन्फोटेक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF फंड के अंडर में, और C. इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। The project focuses on developing advanced drone-based solution equipped with industrial-grade long-range cameras optimized for facial recognition, highly accuracy edge processing, and seamless real-time data transmission. Where was the SLINEX 2024 exercise between India and Sri Lanka held? भारत और श्रीलंका के बीच SLINEX 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो बायलैटरल नवल एक्सरसाइज SLINEX 2024 यानी कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई है ईस्टर्न नवल कमांड के तहत। 2 फेजेस में हुई है, हार्बर फेज और सी फेज। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत की ओर से इंडियन नवल शिप INS सुमित्रा ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। Who has been appointed as the Chief Justice of the उत्तराखंड हाई कोर्ट? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा जस्टिस G. नरेंद्र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिसेस 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस की अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया है, एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो जस्टिस G. नरेंद्र ये चीफ जस्टिस होंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। जस्टिस GS. संथावालिया ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। Which private sector bank has partnered with Department for Promotion of Industry and Internal Trade to empower startups? किस निजी क्षेत्र बैंक ने स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक पार्टनरशिप साइन किया है HDFC बैंक के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय असेट्स, और ये MOU साइन किया गया है ताकि स्टार्टअप्स को एम्पावर किया जा सके। HDFC की जो वर्ल्ड क्लास बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सके। वहीं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने एक और MOU साइन किया है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। वेयर वॉज द 55th गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? 55वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो 55th गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुई है। कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं कैसे GST रेट्स किस पर बढ़ा है कुछ पर घटा है। जैसे GST रेट्स फोर्टिफाइड राइस कर्नल पर रिड्यूस किया गया है 5%, और जीन थेरेपी को एक्सेम्प्ट किया गया है GST से। GST रेट 12 से 18% कर दिया गया है। जो भी ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स हैं उनके सेल पर कोई भी GST नहीं लेगा। जो पीनल चार्जेस लगाए जाते हैं बैंक से NBFCs द्वारा बोरोवर्स पर, क्योंकि उन्होंने लोन टर्म्स को फॉलो नहीं किया है। प्री पैक्ड एंड लेबल्ड रेडी टू ईट स्नैक्स उसमें एडिशनल 12% का टैक्स लगेगा, और जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है उनमें 18% का GST लगेगा। पहले 5% GST लगता था इन पर। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स इन पर भी 12% का GST लगेगा। देखिए GST के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लें तो यूनियन कैबिनेट ने GST काउंसिल को सेटअप किया था 12 सितंबर 2016 को। इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। एज पर आर्टिकल 279A GST काउंसिल रिकमेंडेशन देती है यूनियन को, स्टेट्स को GST से रिलेटेड किन गुड्स एंड सर्विसेज पर GST लगना चाहिए, किस पर एक्सेम्प्ट रहना चाहिए। GST काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। यदि स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है यानी कि राष्ट्रपति रूल लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत, तो गवर्नर यहाँ से किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है, वो GST काउंसिल में फिर जो है राज्य को रिप्रेजेंट करता है। अजय भल्ला द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मणिपुर प्रीवियसली हेल्ड विच की पोजीशन? मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल अजय भल्ला पहले किस प्रमुख पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनियन होम सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 5 स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं, तो 2 नए गवर्नर बनाए गए हैं, यानी कि पहली बार गवर्नर बने हैं। बाकी के 3 को रिशफल किया गया है। तो फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ये नए गवर्नर होंगे मणिपुर के।
और आरिफ मोहम्मद खान जो कि अब तक केरल के गवर्नर थे, इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया है। हरि बाबू खम्बमपति जो कि गवर्नर रहे अब तक मिजोरम के, इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। और जनरल डॉक्टर वीके सिंह, विजय कुमार सिंह, ये गवर्नर होंगे मिजोरम के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि बिहार के गवर्नर थे, इन्हें अब केरल का गवर्नर बनाया गया है। Which former Indian Prime Minister's birth anniversary is commemorated as Good Governance Day on December 25th? 25 दिसंबर को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को हम भारत में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इस बार 100th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वाजपेयी जी की। और ये जो डे है गुड गवर्नेंस डे, ये पहली बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2014 में अनाउंस किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये भारत के, 1996 में और 1998 से 1999 के बीच 13 मंथ्स के लिए, फिर फुल टाइम रहे 1999 से 2004 के बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ गलती से प्रेसिडेंट लिखा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इन्हें भारत रत्न दिया गया 2015 में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। प्रशासन गांव की ओर 2024 कैंपेन इसी मौके पर चलाया जा रहा है 19 से 24 दिसंबर के बीच में। और गुड गवर्नेंस वीक सुशासन सप्ताह ये 19 से 25 दिसंबर के बीच चलाया गया। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 26 दिसंबर। तो वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो 10th गुरु हुए हैं गोविंद सिंह जी, इनके जो साहिबजादे हैं बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, तो इनकी शहादत को नमन किया जाता है इस डे के जरिए। 9 जनवरी 2022 की बात है जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस ओकेजन पर इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं 17 बच्चों को 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से 7 कैटेगरीज में: आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड और नेशनल कंज्यूमर्स डे 2024? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर किस विभाग ने जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 24 दिसंबर 2024 यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे के मौके पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। जो नेशनल कंज्यूमर डे 2024 रहा, इसका थीम था वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। देखिए 24 दिसंबर की बात है जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली। हालांकि इसको रिप्लेस किया गया फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा, ठीक है, जो कि लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। इस एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और कोई भी फीस नहीं लगती अगर आप 5 लाख रुपए तक के केसेस फाइल करते हैं। अच्छा, कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये कितना फ़ाइन लगा सकती है, तो ये मैन्युफैक्चरर पर या फिर एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का फाइन और 2 साल तक की जेल लगा सकती है। 2 साल तक की जेल जो है लागू कर सकती है अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है। यदि सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है उसके बाद फिर से करता है तो ये फाइन 50 लाख रुपए तक जा सकता है और 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। वेयर वॉज INS निर्देशक कमीशन इनटू द इंडियन नेवी? INS निर्देशक को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो INS निर्देशक जो कि सेकंड शिप है सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत, इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। देखिए 4 इस तरह के सर्वे वेसल बन रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इनमें से ये दूसरा है INS निर्देशक। 80% इसमें इंडिजीनियस कंटेंट है
और एडवांस्ड हाइड्रोग्राफिक सिस्टम्स लगे हैं, जैसे मल्टी बीम इको साउंडर्स, साइड स्कैन सोनार्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। Which two organizations recently signed an MOU to collaborate on advancing medical research in India? हाल ही में किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत में चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है CSIR एंड एम्स। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR न्यू दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली, इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके तहत इन्होंने कहा है कि हम दोनों इंस्टीट्यूट्स की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, जिसमें भी हमें महारत हासिल है, उसको हम यूज़ करके एडवांस मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर डिलीवरी को इन्हेंस कर सकते हैं, क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं इस कोलेब्रेशन के जरिए। Which institute recently set a Guinness World Record for providing वर्मम थेरेपी to 567 individuals simultaneously? हाल ही में किस संस्थान ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी प्रदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके तहत इसने 567 इंडिविजुअल्स को साइमल्टेनियसली वर्मम थेरेपी दी है। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कैंपस है तमवरम, चेन्नई में, इस लोकेशन पर। What does SAFE stand for in the context of नीति आयोग रिपोर्ट? नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में सेफ का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है सेफ अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो इस सेफ का मतलब है सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका जो अकोमोडेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, सिक्योर, अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मतलब भारत के अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी जो उनका जो सेफ अकोमोडेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इनिशिएटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है और वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट इसको प्राप्त है। आपको बता दें भारत का एक एम है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 17% है फिलहाल, और इसको 25% तक ले जाया जाए 2047 तक। Which organization collaborated with IIT Delhi and industry partners to sign 10 tripartite agreements? किस ऑर्गेनाइजेशन ने IIT दिल्ली और उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर 10 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है DRDO। तो DRDO, IIT दिल्ली और इंडस्ट्री पार्टनर्स, इन्होंने 10 त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन किए हैं, मतलब कई तरह के इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिनमें लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद भी है, इंडिजिनियस पॉलीमेरिक बैलिस्टिक मटेरियल भी है। तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट अभेद ये हैंड ओवर किया गया है डिफेंस PSU मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम को और प्राइवेट फर्म्स SMPP प्राइवेट लिमिटेड, AR पॉलीमर्स एंड MKU को। साथ ही एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी साइन किया गया है इंडिजिनियस बैलिस्टिक मटेरियल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, और एक एक्सट्रीम हीट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के लिए भी MOA साइन किया गया है एरो गारमेंट्स के साथ, एरोनव इंडस्ट्रियल सेफ्टी अप्लायंस और कैटलिस्ट टेक्स के साथ। What is the approved MSP for मिलिंग कोपरा फॉर द 2025 सीजन? 2025 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा के लिए अनुमोदित MSP क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 11,582 रुपये पर क्विंटल। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2025 सीजन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्रूव कर दिया है कोपरा फसल के लिए। देखिए आपको बता दें कि यूनियन बजट 2018-19 में ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट द्वारा कि जो भी MSP होगा सभी मैंडेटेड क्रॉप्स पे ये 1.5 गुना होगा ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो इसी अकॉर्डिंगली जो MSP मिलिंग कोपरा के लिए फिक्स किया गया है 11,582 रुपये पर क्विंटल है। बॉल कोपरा के लिए 12,100 रुपये पर क्विंटल है 2025 सीजन के लिए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज की तरह कार्य करते रहेंगे कोपरा प्रोक्योरमेंट के लिए। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस इंस्टीट्यूशन को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिए हैं, प्रेसिडेंट्स कलर
दिया है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो भी किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। निशान भी इसको बोलते हैं, अपने लेफ्ट हैंड स्लीव जो होती है इनकी यूनिफॉर्म की उसमें बॉन्ड किया जाता है एक एम्बलम। इंडियन नेवी जो है पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रेसिडेंट कलर दिया गया 27 मई 1951 में। Where was the 12th meeting of the North Eastern Space Application Center Society held? उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है अगरतला, त्रिपुरा। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की 12th मीटिंग की अध्यक्षता की है अगरतला, त्रिपुरा में। अगर हम बात करें इस नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, और 5 सितंबर 2000 को ये लॉन्च किया गया, ये लागू किया गया, और इसका हेडक्वार्टर्स है उमियम, मेघालय में। प्रेसिडेंट कौन होते हैं इस NESAC सोसाइटी के? जो होम मिनिस्टर होते हैं अमित शाह। चेयरमैन कौन होते हैं इस NESAC गवर्निंग काउंसिल के? जो इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। In which city was the Climate Smart Agro Textile Demonstration Center launched? Climate Smart Agro Textile प्रदर्शन केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नवसारी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर को लॉन्च किया है नवसारी, गुजरात में। और ये एक डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर है जिसके जरिए जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, ठीक है, उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा एग्रो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, उनकी एप्लीकेशंस का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। विच कंपनी वॉज ऑनर्ड विथ 3 अवार्ड्स एट द 14th PSC एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 14वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस कंपनी को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है इरेडा। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को 3 अवार्ड्स मिले हैं 14th PSC एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में, जो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए न्यू दिल्ली में। तो गोल्ड अवार्ड्स मिला है इसको, गोल्ड अवार्ड्स मिले हैं इसको मिनी रत्न कैटेगरी में कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। वहीं सिल्वर अवार्ड मिला है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए। इसी तरह का एक और अवार्ड देख लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 8 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 46th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस रायपुर में। Who has been awarded the जमशेदजी टाटा अवार्ड by the Indian Society for Quality? इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है किरण मजूमदार शॉ। द बायोकॉन ग्रुप चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, इनको जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया गया इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा, जो भी बायो साइंसेज सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन है उसे देखते हुए। जमशेदजी टाटा अवार्ड 2004 में स्टैब्लिश किया गया था और नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के, इन्हें भी अवार्ड्स पहले प्राप्त हो चुके हैं। What percentage of India's geographical area is covered by forest and tree cover according to India State of Forest Report 2023? भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 25.17%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 को लॉन्च किया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लाई जाती है बाइनियल बेसिस पर, 2 साल में एक बार, 1987 से ही। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये 18th रिपोर्ट है इस सीरीज़ की। इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन बताई गई है भारत में फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर और ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक जो इंडिया के फॉरेस्ट में है, और फॉरेस्ट फायर, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब के बारे में। तो यहाँ से हम डेटा देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% है। यही हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, उसका जो एरिया है 7,15,383 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 21.76%। वहीं ट्री कवर 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3.41% है। ठीक है, तो ऊपर तो क्या था, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फिर उसके बाद इन्हें अलग अलग कर दिया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो
1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, जिसमें फॉरेस्ट कवर में 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज देखने को मिला, वहीं ट्री कवर में 1289 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज देखने के लिए मिला है। टॉप 4 स्टेट्स की अगर हम बात करें जहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला फॉरेस्ट और ट्री कवर में, तो छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला फॉरेस्ट कवर में, वो मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। एरिया वाइज अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। एरिया वाइज अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। अगर हम मान लीजिए किसी राज्य का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में आता है, इस हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पर है 91.33%, ठीक है, फिर मिजोरम है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसमें ये बताया गया है कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर जिनका जो ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है वो 33% से अधिक है, और इनमें से 8 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर उनके ज्योग्राफिकल एरिया का 75% है। टोटल मैनग्रोव कवर भारत में 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15%। नेट डिक्रीज देखने के लिए मिला है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का 2021 से। टोटल ग्रोइंग स्टॉक हमारे इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री है आउटसाइड जो फॉरेस्ट हैं वो 6430 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है, जिसमें से 4479 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट के इनसाइड है और 1951 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। एक्सटेंड ऑफ बैम्बू बियरिंग एरिया फॉर द कंट्री, जो बैम्बू एरिया है वो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर है, और इंक्रीज देखने में मिलाएगा हम 2021 से कंपेयर करें 5,227 स्क्वायर किलोमीटर का। टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर फ्रॉम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट ये 91.51 मिलियन क्यूबिक मीटर है। अच्छा, अगर हम टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें हमारे देश के फॉरेस्ट में, तो ये 7,285.5 मिलियन टन्स हैं, 81.5 मिलियन टन्स का इंक्रीज देखने को मिला है। और इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है ये 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट पहुंच चुका है, और इंडिया हैज़ ऑलरेडी रीच 2.29 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.5 to 3.0 बिलियन टन्स बाय 2030। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हुए हैं तो वह है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कार्बन स्टॉक मतलब हमारे देश में कितने, मतलब कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स का जो एरिया होता है, यानी कार्बन उत्सर्जन और कार्बन को जो हम सिंक करते हैं उस टोटल एरिया की बात कर रहे हैं। कार्बन स्टॉक का मतलब ही होता है। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the Ken-Betwa river linking project in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है, कुछ को इनोग्रेट किया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो इसकी आधारशिला रखी गई है। साथ ही 2031 मीटर लॉन्ग दोधन डैम की भी आधारशिला रखी गई जो कि केन रिवर पर बनेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही होगा ये। और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी गई है जो कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने 1153 अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स की भी आधारशिला रखी है। बात करें केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, तो जो भी बुंदेलखंड रीजन है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, यहाँ पर वाटर की काफ़ी समस्या रहती है, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज़ से हो या फिर पीने की पर्पज़ से हो, तो उस समस्या को ये दूर करेगा। 45,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट बन रहा है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, और जो भी ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर नीड्स है मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इनको पूरा करेगा। साथ ही 100 मेगावाट से ज़्यादा का हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट का सोलर एनर्जी भी यहाँ से जनरेट होगा। जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें जो केन रिवर का पानी है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में। दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, केन और बेतवा, और 221 किलोमीटर लेंथ रहेगी इस केन बेतवा लिंक कैनाल की, और 2 किलोमीटर की इसमें टनल भी है।
मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया हमारे देश में जहां पर 2 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अंडर वे हैं, यानी कि चल रहे हैं फिलहाल। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। द ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इन्वॉल्व्स विच 3 कंट्रीज? त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। तो ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात ने पार्टिसिपेट किया है, ये संपन्न हुई अरेबियन सी में। ये एक एयर एक्सरसाइज थी और ये सेकंड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है। इस साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में हमने देखा था कि तब भी इस तरीके की एक्सरसाइज इन तीनों कंट्रीज ने की थी। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द पूर्वोदय पर्सपेक्टिव्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पूर्वोदय परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर। देखिए, पूर्वोदय पर्सपेक्टिव का सेकेंड एडिशन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका थीम रहा रीक्लेमिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज, पर्सपेक्टिव्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोग्नोसिस। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया द एनर्जी फोरम के द्वारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $500 million लोन टू सपोर्ट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $500 million ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 million लोन एग्रीमेंट साइन किया है भारत में ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो एडीबी का लोन है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, ये किसको दिया जाएगा? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को, IIFCL को। Project will build the institutional capacity of IIFSCL to integrate clean and best practices into the infrastructure projects. Which organization is partnering with Niti Aayog for Youth Co-Lab National Innovation Challenge 2024-25? Youth Co-Lab नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2024-25 के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिटी फाउंडेशन। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन दोनों ने सिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज का 7th एडिशन लॉन्च किया है। और ये जो एडिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एसिस टेक फाउंडेशन के साथ मिलकर, जो कि इंडिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए इनोवेशन जो भी होते हैं उनकी, चाहे कोई इक्विपमेंट हो या और भी कुछ हो, तो उससे संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है एसिस टेक फाउंडेशन। यूथ को लैब की बात करें, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी UNDP और सिटी फाउंडेशन के द्वारा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के इनोवेशंस को ये सपोर्ट करती है, सोशल इनोवेशन हो, ठीक है। और भारत में यूथ को लैब को लॉन्च किया गया 2019 में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ मिलकर। हाउ मैनी न्यूली एस्टेब्लिश्ड मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज वर इनोग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कितनी नव स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10,000। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने 10,000 न्यूली एस्टेब्लिश्ड मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अलॉन्ग विद डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी रखा हुआ है कि हम 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को इस्टेब्लिश करेंगे अगले 5 सालों में। विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप? किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट लॉन्च की है, मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है गुड गवर्नेंस डे के मौके पर। गुड गवर्नेंस डे यानी कि जो बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इस वेबसाइट के जरिए क्या होगा, आप कई तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं नेशनल इवेंट से संबंधित, जैसे रिपब्लिक डे है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इंडिपेंडेंस डे है, लाइव स्ट्रीमिंग, परचेज ऑफ टिकट्स, ठीक है, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्र पर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देखिए, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया है गुड गवर्नेंस डे के मौके पर। और ये जो इनिशिएटिव है ये प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का एक पार्ट है और इसमें कोशिश की गई है जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाए। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं उनको इस तरह के टूल्स एंड नॉलेज दिए जाएं जिसकी आवश्यकता है गुड गवर्नेंस के लिए। CNJOWS recently signed an MOU with which Indian Army Training Establishment for research on munitions for Army। CNJOWS ने सेना के लिए युद्ध सामग्री पर अनुसंधान हेतु भारतीय सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो सही आंसर ऑप्शन डी है मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में सही कर दूंगा इसकी। देखिए, सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ जो कि ट्राई सर्विसेज थिंक टैंक है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तहत, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक इंडियन आर्मी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है सीता पहाड़ी जबलपुर में। और ये जो MOU है इसके जरिए MCMM चेयर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ में। Who has been presented with the prestigious International Maritime Prize for 2023। 2023 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है कैप्टन इयान फिनले। कैप्टन इयान फिनले जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं कुक आइलैंड्स के, इन्हें प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैरीटाइम प्राइज फॉर 2023 दिया गया है। तो लंदन में IMO अवार्ड सेरेमनी हुई है, उसी दौरान ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम प्राइज़ है ये एनुअली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। जिन्होंने भी IMO में जो है सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उन लोगों को दिया जाता है। इसमें एक डॉल्फिन स्कल्पचर दिया जाता है, फाइनेंशियल अवार्ड भी दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस डिक्लाइन बिटवीन 2017 एंड 2023। 2017 और 2023 के बीच भारत में मलेरिया के अनुमानित मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 69%। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 को जारी किया है और इसमें भारत की तारीफ भी की है कि मलेरिया केसेस रिड्यूस करने में भारत ने जो है अच्छी स्पीड दिखाई है। भारत के एफर्ट्स काबिल तारीफ हैं। साथ ही भारत ने HBHI यानी कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से भी भारत बाहर आ गया है, ठीक है। इस ग्रुप मतलब जो कंट्रीज होती हैं इसका मतलब वहाँ पर मलेरिया का प्रकोप काफ़ी है। अच्छा, अब अगर हम थोड़े आंकड़े के बारे में बात करें 2017 से 2023 के बीच में, तो इंडिया के जो एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस हैं डिक्रीज हुए हैं। 2017 में 64 लाख थे, 2023 में 20 लाख केसेस बचे हैं, यानी कि 69% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। यदि हम मलेरिया से हुई डेथ्स की बात करें तो 2017 में 11,100 थे और 2023 में 3500 बचे, यानी कि 68% का डिक्रीज देखने के लिए मिला है। 2023 में 0 मलेरिया केस रिपोर्ट किए गए हैं 122 डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स के। अच्छा, अगर हम बात करें 2015 से 2023 के बीच में, तो मलेरिया केसेस एंड डेथ्स इनमें लगभग 80% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। बाकी आप केसेस दे सकते हैं 11,69,261 2015 में थे, वहाँ से घटकर 2,27,564 2023 में हो गए। इसी तरह से डेथ्स 384 से घटकर मात्र 83 रही है। अच्छा, अगर हम इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया का जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग की जाती है, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स भी जो है लगाए जाते हैं। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भारत द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत का टारगेट है कि हम 2023 तक मलेरिया को एलिमिनेट कर दें और हम 2027 तक 0 इंडिजिनियस केसेस अचीव करना चाहते हैं मलेरिया के।
2023 में जो ज़्यादातर मलेरिया से डेथ्स हुई वो 4 कंट्रीज़ में हुई। सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, फिर नाइजर में, फिर तंजानिया में। अच्छा, 2023 में 263 मिलियन केसेस हैं मलेरिया के। 2022 में 252 मिलियन केसेस थे। मलेरिया आप जानते ही हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उसके बाइट के कारण होती है। 5 प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं ह्यूमन्स में। पी फाल्सीपेरम, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी ओवेल, पी नोलेसी। इसमें से जो पी फाल्सीपेरम है ये डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट है और मलेरिया की वैक्सीन्स भी हैं जैसे RTS-S, AS01, R21, मैट्रिक्स M, ये सभी मलेरिया की वैक्सीन्स हैं। विच स्टेट पुलिस फोर्स वॉन द इनॉग्रल फिक्की ड्रोन अवार्ड फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग? किस राज्य पुलिस बल ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए फिक्की ड्रोन पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटक स्टेट पुलिस। तो कर्नाटक स्टेट पुलिस को ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए फिक्की ड्रोन अवार्ड दिया गया है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी में। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडियाज NABFID टू इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत के NABFID के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए अच्छी खासी फाइनेंसिंग प्राप्त होती रहे। द लेटर ऑफ इंटेंट एम्स टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सपोर्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। NABFID के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय जी हैं। विच ऑटोमोबाइल कंपनी अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद यूनिसेफ टू इनहेंस एजुकेशन इन इंडिया? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में शिक्षा विस्तार के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है BMW ग्रुप। तो BMW ग्रुप और यूनिसेफ ने पार्टनरशिप अनाउंस की है भारत में ताकि यहाँ के जो 1 लाख चिल्ड्रन हैं 4 स्टेट्स में उनको एजुकेशनल उनके जो पर्पस है उनको पूरा करना, ठीक है, खास करके STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स स्किल उनको प्रोवाइड कराना अर्ली एज से। और द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी STEM एजुकेशन टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ट्राइबल आश्रमशाला, जो भी देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो गर्ल्स हैं या फिर ट्राइबल आश्रमशालाज में हैं जो कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आती हैं बच्चे, उनको एजुकेशन दी जाएगी। वो आसाम, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनको। What is the CO2 equivalent emission intensity threshold for steel to qualify as green steel? स्टील को ग्रीन स्टील के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2.2 टन पर टन ऑफ स्टील। देखिए HD कुमारस्वामी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया को लॉन्च किया है। तो इसमें ग्रीन स्टील को डिफाइन किया गया है। तो ग्रीन स्टील मतलब किस स्टील को आप ग्रीन स्टील कहेंगे, तो इसको परसेंटेज के तौर पर बताया गया है। देखिए स्टील प्लांट से अगर आपने स्टील को जब प्रोड्यूस किया तो अगर 2.2 टन्स ऑफ CO2 एमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील होता है तो आप उसको ग्रीन स्टील कहेंगे। यदि 2.2 टन से ज़्यादा CO2 एमिशन होता है तो उसको आप ग्रीन स्टील नहीं कहेंगे। और हर तीसरे साल में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको डिफाइन किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट यही है 2.2 टन की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी ये नोडल एजेंसी रहेगी ग्रीन स्टील को रिकॉग्नाइज करने के लिए। 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील, देखिए 3 तरह की इसमें जो है ग्रीन स्टील को रेट किया गया है। 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील है, ठीक है, जिसकी ऐसा स्टील जिसके एमिशन इंटेंसिटी लोअर देन 1.6 टन CO2 है। फिर है 4 स्टार, फिर है 3 स्टार। तो जो मैक्सिमम लिमिट है 2.2 टन CO2 एमिशन की है और ये 3 स्टार में आता है। The center has urged all states to make which of the following a notifiable disease? केंद्र ने सभी राज्यों से निम्नलिखित में से किसे सूचित रोग घोषित करने का आग्रह किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्नेक बाइट्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज आप डिक्लेयर कीजिए, यानी कि ऐसी डिजीज जिसे आपको
गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर पब्लिक हॉस्पिटल हो। मतलब अगर केसेस मिलते हैं तो आप रिपोर्ट करेंगे उस गवर्नमेंट को। तो नोटिफाइबल डिजीज़ यानी कि मतलब जिसका आउटब्रेक होने की संभावना हो सकती है, या फिर जिसके होने की अगर कोई वो डिजीज़ हो जाती है तो डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को तुरंत पब्लिक हेल्थ मेजर के लिए गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है। इसमें से ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, कोलेरा है, मलेरिया है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, ये सभी नोटिफाइबल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। देखिए लगभग 90% स्नेक बाइट्स जो हमारे कंट्री में होते हैं वो बिग 4 के कारण होते हैं। बिग 4 मतलब इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रेसल्स वाइपर और सा स्किल्ड वाइपर। और जो पॉलीवैलेंट एंटी वेनम बनाया जाता है वो भी इन चारों स्पीसीज के वेनम से ही बनाया जाता है, और स्नेक बाइट में 80% इफेक्टिव वो रहता है। Under which Prime Minister did Manmohan Singh serve as Finance Minister during the 1991 economic reforms? 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान मनमोहन सिंह ने किस प्रधानमंत्री के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है PV नरसिम्हा राव। फॉर्मर एंड 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 92 की एज में, और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री रहे भारत के 2 टर्म्स के लिए, जब कांग्रेस की सरकार हुई करती थी और अलायंस वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते थे UPA। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के दौरान, और इन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। 1991 के दौरान जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसमें PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का नाम सबसे आगे आता है। अच्छा, आपको बता दें अपने ब्लू कलर ज़्यादा प्रेफर करते थे टर्बन के लिए, यही कलर ये पहनते थे, और ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सिख माइनॉरिटी से। 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद। कई की पोस्ट इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है हेल्ड की हैं, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे 1972 से 76 के बीच में, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 1982 से 85 के बीच में, प्लानिंग कमीशन के हेड भी रहे 1985 से 80 के बीच में, और 1991 में चेयरमैन भी बने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के UGC के। लीडर ऑफ अपोजिशन रही राज्यसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी 1998 से 2004 के बीच, उस दौरान। अच्छा, कभी भी ये लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, ये राज्यसभा के ही मेंबर रहे हमेशा। 1991 से 2019 के बीच आसाम से, और 2019 से 2024 के बीच राजस्थान से। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था गाह, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 1987 में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये एक बुक है, एक मूवी भी आई थी, तो इसको लिखा है संजय बारू ने। Who has been appointed as the new managing director and CEO of J&K बैंक? J&K बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमिताभ चटर्जी। J&K बैंक ने अमिताभ चटर्जी, जो कि करंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इन्हें नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है 3 साल के पीरियड के लिए, और इस पोजीशन पर मिस्टर चटर्जी बलदेव प्रकाश को रिप्लेस कर रहे हैं। SJVN ने अनाउंस किया है कि राजकुमार चौधरी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NHPC के, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं SJVN के, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज इनको दिया गया है। Who won the 2024 ACC Under-19 Women's T20 एशिया कप? 2024 ACC Under-19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो देखिए 2024 का जो ACC Under-19 Women's T20 एशिया कप है, ये पहला एडिशन ही रहा है इस Under-19 Women's T20 एशिया कप का, और 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 4 तो टीम एशियन 4 मेंबर्स रही, इनके अलावा मलेशिया जिसने होस्ट किया इस टूर्नामेंट को, और नेपाल भी इसमें रहा है। तो भारत की कैप्टनसी की है निकी प्रसाद ने, और भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में हराया है। फाइनल कहाँ खेला गया? बायोमास ओवल, कुआलालंपुर, मलेशिया में, और भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये टाइटल जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भारत की गोंगारी त्रिशा रही है,
मोस्ट रन भी इन्होंने ही किए हैं और मोस्ट विकेट इंडिया की आयुषी शुक्ला ने लिए हैं। How many total medals did the Indian contingent win at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championships 2024? एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 33। देखिए, भारतीय दल ने अपना कैंपेन एंड कर दिया है एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कि दोहा कतर में खेला गया है। 33 मेडल भारत ने जीते हैं। इन 33 मेडल्स में 7 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ठीक है, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब इसमें आपको टोटल 33 किस किस ने जीते हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है कि आपसे पूछा जाए। मतलब कहीं ओलंपिक हो गया या फिर पैरालंपिक हो गया, वहाँ के एथलीट्स का पूछ लेते हैं। इस तरह की इवेंट में केवल आप यही याद रखिए कि कितने मेडल्स जीते हैं, उसमें भी गोल्ड कितने हैं। Which Mumbai-based deep tech startup delivered the eye booster green propulsion system to DRDO? मुंबई स्थित किस डीप टेक स्टार्टअप ने DRDO को आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम सौंपा है? सही आंसर ऑप्शन डी है मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो मुंबई बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप है मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज। इन्होंने DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम सौंपा है। तो 4 साल की इंटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट रही है इस प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने में। इसको फंडिंग दी गई है DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के द्वारा। ये जो आई बूस्टर सिस्टम है इसको 100 से 500 kg सैटेलाइट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और किस लिए हेल्पफुल होगा ये? ऑर्बिट रेसिंग के लिए, स्टेशन कीपिंग और डीऑर्बिटिंग के लिए। Where was the CE-20 cryogenic engine hot test conducted by ISRO? इसरो द्वारा CE-20 cryogenic engine hot परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। हाल ही में इसरो ने सी लेवल हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। किस स्थान पर? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है इसमें जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स हैं इनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। रॉकेट प्रोपेलेंट्स मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल और लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर की तरह कार्य करती है। तो लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर किस टेम्परेचर पर रहती है? बिलो -183 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड हाइड्रोजन रहती है बिलो -253 डिग्री सेल्सियस पर। जो इंडिजीनियस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है इसको डेवलप किया गया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा। और ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का जो अपर स्टेज है उसको पावर प्रदान करता है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रैंकोइज बायरो। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन इन्होंने नई गवर्नमेंट प्रेजेंट की है नए प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। नए प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइज बायरो हैं। इनकी पार्टी का नाम है सेंट्रिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मोडेम पार्टी भी इसको बोलते हैं। और ये सक्सीड कर रहे हैं माइकल बार्नियर को। देखिए 2024 में फ्रांस की 4th गवर्नमेंट है। NLC इंडिया लिमिटेड्स फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली बिगेन कमर्शियल ऑपरेशन इन विच स्टेट? NLC इंडिया लिमिटेड के पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ने हाल ही में किस राज्य में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो NLC इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि हमारा जो फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में अपना ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया है। 1980 मेगावाट का घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है और इसको नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि जॉइंट वेंचर है NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में। विच कंपनी अनवेल्ड लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV12 फॉर इंडिया? किस कंपनी ने भारत के लिए लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV12 को लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए स्विच मोबिलिटी लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है अशोक लीलैंड लिमिटेड की, इन्होंने 2 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस भारत, यूरोप और GCC मार्केट्स के लिए अनवेल किए हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इन लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस को जो है हरी झंडी दिखाई है। नाम है इनका स्विच EIV12। तो इंडियन मार्केट्स के लिए इनको लॉन्च किया गया है। इस मौके पर हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक पी हिंदुजा भी मौजूद रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद अडानी पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विजिंजम सी पोर्ट? विजिंजम बंदरगाह के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने अडानी पोर्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए केरल।
तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने एक सप्लीमेंट्री कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस पोर्ट के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात करें, इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम, केरल में। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये हुआ कि एक जगह से शिप आई, उसने फिर सामान अपना किसी दूसरी शिप में डाला, उसके बाद वो शिप फिर जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके लिए गई। तो जहाँ पर सामान को ऑफलोडिंग करते हैं आप किसी और शिप में, फिर वहाँ पर जाती है, फिर अगर दूसरी शिप से फिर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। विजिंजम सी पोर्ट जो है इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कोलंबो, दुबई और सिंगापुर पोर्ट्स पर ट्रांसशिपमेंट के लिए, उसको एंड करेगी, क्योंकि हमारे पास ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाएगा। What is the name of the mascot unveiled for the 38th नेशनल गेम्स? 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है मौली। आप सभी जानते हैं कि 38th नेशनल गेम्स ये उत्तराखंड देहरादून में होने वाले हैं और इसीलिए इसका जो शुभांकर है, जो मास्कोट है, उसको उजागर कर दिया गया है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इस मास्कोट को नामकरण किया है, नाम है इसका मौली। लोगो, जर्सी, टॉर्च, एंथम और टैगलाइन जो गेम्स की है उनको भी यहाँ पर अनवील किया गया है। गेम्स की टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रेजोल्यूशन टू जेनाइट। अच्छा, ये जो मास्कोट है ये उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है मोनाल, उससे प्रेरित है। अच्छा, मोनाल आपके ऑप्शन में भी दिया गया था ना, पर मोनाल आंसर नहीं होगा। मेन मास्कोट का नाम क्या है? मौली। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में। 10,000 एथलीट्स 38 स्पोर्ट्स में कम्पीट करेंगे और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने अनाउंस किया है कि इसमें ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे योगा, मल्लखंभ, इनको भी इंक्लूड किया गया है। Which family has reclaimed the top spot as the world's wealthiest family in Bloomberg's World's Richest Families 2024 लिस्ट? ब्लूमबर्ग की विश्व के सबसे अमीर परिवारों की 2024 सूची में किस परिवार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है दी वाल्टन्स। देखिए, वॉलमार्ट वाल्टन्स ने टॉप स्पॉट हासिल किया है वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट फैमिली की लिस्ट में। 432.4 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है और ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज 2024 को इन्होंने टॉप किया है। भारत की ओर से अंबानीज ने 8th पोजीशन हासिल की है, वहीं मिस्त्रीज ऑफ सापुरजी पालुंजी ने 23rd स्पॉट हासिल की है इस लिस्ट में। यूनाइटेड अरब अमीरात की रूलिंग अल नहयान फैमिली, ये इन्होंने 323.9 बिलियन यूएस डॉलर के साथ 2nd पोजीशन हासिल की है। कतर की अल थानी रॉयल फैमिली ने 3rd पोजीशन हासिल किया इस लिस्ट में। हर्मिस फैमिली फ्रांस, इन्होंने 4th पोजीशन हासिल किया है, वहीं कोच फैमिली इन्होंने 5th पोजीशन हासिल की है। Who holds the top spot on Forbes list of the world's 100 most powerful women 2024? फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है उर्सुला वॉन डेर लेयन। देखिए, फोर्ब्स ने 21st एनुअल लिस्ट अपनी जारी की है वर्ल्ड्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जैसे कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, फिलेंथ्रोपी, पॉलिसी मेकिंग, यहाँ से इन महिलाओं ने जगह बनाई है। इस लिस्ट में टॉप 100 में 3 इंडियन वुमेन भी हैं। तो नंबर 28 पर हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन। 81वें नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं जो कि चेयरपर्सन SCL टेक्नोलॉजीज़ की। 82वें नंबर पर किरण मजूमदार शॉ हैं जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है बायोकॉन की। ओवरऑल अगर हम बात करें, लिस्ट को टॉप किया है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। दूसरे नंबर पर क्रिस्टाइन लेगार्डे हैं, प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तीसरे नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। Which city ranks first in the Taste Atlas 2024-25 World Food Awards as the best global food city? टेस्ट एटलस 2024-25 विश्व खाद्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक खाद्य शहर के रूप में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेपल्स। देखिए, टेस्ट एटलस जो कि एक ट्रैवल गाइड है, इन्होंने 2024-25 वर्ल्ड फूड अवार्ड्स जारी किए हैं और रैंकिंग जारी की है 100 सिटीज़ की उनके फूड रेटिंग के हिसाब से। तो यूरोपियन सिटीज़ इसमें डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही हैं। टॉप 10 में 8 स्पोर्ट जो है यूरोपियन सिटीज़ का ही है। तो टॉप 4 सिटीज़ की बात करें तो नेपल्स, मिलान, बोलोग्ना और फ्लोरेंस, ये टॉप 4 सिटीज़ हैं, इटली से ही आती हैं। 2 एशियन सिटीज़ ने भी इसमें अपनी जगह बनाई है, मुंबई इंडिया और ओसाका जापान।
इंडियन क्यूजन ने 12th पोजीशन हासिल की है इस टेस्ट एटलस रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूजन फॉर 2024-25 में। इस लिस्ट को टॉप किया है ग्रीस ने, उसके बाद फिर इटली, फिर मैक्सिको, फिर स्पेन, फिर पोर्चुगल। मुंबई 5th प्लेस पर आया है 2024-25 ग्लोबल बेस्ट फूड सिटीज़ लिस्ट में, और दिल्ली 45th पर है, पंजाब 7th पर है, महाराष्ट्र 41st पर है, और वेस्ट बंगाल 54th पर है, और सदर्न इंडिया को 59th रैंक दी गई है। Which country recently became the first European country to join the Indo-Pacific Trade Bloc CPTPP? कौन सा देश हाल ही में इंडो पैसिफिक व्यापार ब्लॉक CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP को ज्वाइन किया है। CPTPP की बात करें, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और 11 कंट्रीज़ द्वारा मार्च 2018 में सैंटियागो चिली में इसको लॉन्च किया गया था, और ये लागू हुआ 30 दिसंबर 2018 को। और यूएस ने जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया था 2017 में। 12 नेशंस हैं इसमें, और इंक्लूडिंग यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, चाइल्ड, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। और ग्लोबल जीडीपी का 15% इन कंट्रीज से आता है। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? किस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके साथ मिलकर ये जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उन्हें अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। Amazon has pledged to enable how much in cumulative exports from India by 2030? Amazon ने 2030 तक भारत से कितना संचयी निर्यात सक्षम करने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर ऑप्शन भी है, $80 बिलियन। तो ई कॉमर्स जायंट अमेजोन ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि हम $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे भारत से 2030 तक। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ इसने पार्टनरशिप भी की है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए। इससे पहले इसने 10 मिलियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटाइज करने का भी लक्ष्य रखा था। L&T फाइनेंस ने भी मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ to develop innovative credit solutions aimed at enhancing affordability for Amazon's eligible customer and merchants. Who has recently taken over as the new General Secretary of the All India State Bank Officers Federation? हाल ही में ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के नए महासचिव का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर ऑप्शन है रूपम रॉय। तो रूपम रॉय न्यू जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के। इस पोजीशन पर ये दीपक के शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं। Who has been appointed as the executive director, whole time director of Yes Bank? Yes Bank के कार्यकारी निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है मनीष जैन। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्हें मंजूरी मिल गई है कि मनीष जैन को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए। येस बैंक की बात करते हैं, CEO प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। What is the revised India's GDP growth forecast for fiscal 25 as per CARE Ratings? CARE Ratings के अनुसार फिस्कल 25 के लिए संशोधित भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। तो CARE Ratings ने कहा है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है फिस्कल 25 के लिए 6.5% रहेगी। पहले इन्होंने 6.8% बताया था। वहीं हमने देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको लोअर कर दिया है, 6.5% कर दिया है, 7% से घटाकर। अच्छा, जो हमारा फिस्कल 25 का सेकंड क्वार्टर है उसमें जो हमारी GDP है वो 7 क्वार्टर लो पर पहुँच गई है, 5.4% पर पहुँच गई है, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में 6.7% थी। What is the title of सूर्यबाला's novel that won the 34th व्यास सम्मान 2024? लेखक सूर्यबाला के उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसने 34वां व्यास सम्मान 2024 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो जानी मानी हिंदी राइटर हैं सूर्यबाला, इनका नोवेल है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इसे 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने ये अनाउंसमेंट की है। ये नोवेल 2018 में पब्लिश किया गया था और जिस कमेटी ने इस नोवेल को चुना है व्यास सम्मान के लिए उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रामजी तिवारी ने की है। जो व्यास सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और हिंदी में किए गए
वर्क के लिए ये दिया जाता है, किसी भी इंडियन सिटीजन द्वारा हिंदी में वर्क किया गया हो और पिछले 10 साल में वो पब्लिश हुआ हो। इसमें 4 लाख रुपए की मॉनेटरी प्राइज मिलता है। Who has been appointed as the head of the RBI Committee on Responsible and Ethical AI? जिम्मेदार और नैतिक AI पर RBI समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पुष्पक भट्टाचार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 8 मेंबर की कमेटी सेटअप की है ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल AI हो, तो उससे संबंधित एक कमेटी बनाई गई है 8 मेंबर की, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। और फाइनेंशियल सर्विसेज में फ़िलहाल किस तरह का एडॉप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और किस तरह से हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बना सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। अदर मेंबर्स देखें अगर हम इस पैनल में, तो देवांशी घोष हैं, बलरामन रविंद्रन है, अभिषेक सिंह है, राहुल मथन है, अंजनी राठौर हैं, श्रीहरि नागरालू है और सुवेंदु पाती है। ये कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ओसामू सुजुकी हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच कंट्री? ओसामू सुजुकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से थे? सही आंसर ऑप्शन बी है, जापान। तो ओसामू सुजुकी जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि भारत में मारुति 800 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनका निधन हो गया है 94 की एज में। ये जापानीज़ बिजनेसमैन थे और चेयरमैन रहे सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के। कुछ और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। अक्लेम्ड मलयालम ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर और फिल्म डायरेक्टर MT वासुदेवन का निधन हो गया है, MT वासुदेवन नायर का 91 की एज में। मीना गणेश जो कि मलयालम एक्टर रही, थिएटर आर्टिस्ट रही, इनका भी निधन हो गया 81 की एज में। और बाईगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोधिया बाई, इनका भी निधन हो गया 86 की एज में। पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें 2023 में। जाने माने फोक आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्डी दर्शनम मोगलैया, इनका भी निधन हो गया है 73 की एज में। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जाने माने आर्कोलॉजिस्ट KV रमन का भी निधन हो गया है 90 की एज में। The National Financial Reporting Authority NFRA recently imposed a penalty of ₹2 crore on which audit firm for lapses in the audit of G Entertainment Enterprises Limited। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऑडिट में खामियों के लिए किस ऑडिट फर्म पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, डेलोइट हस्किंस एंड सेल्स। देखिए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, इसने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है डेलोइट हस्किंस एंड सेल्स पर, और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर फाइन भी लगाया है, क्योंकि जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऑडिट हैं उसमें लैप्सेस देखे गए हैं 18-19 से 19-20 के बीच में। तो NFRA ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है CA जानी पर, और इन्हें 5 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर के तौर पर। साथ ही 5 लाख रुपए का लगाया गया है जुर्माना CA राकेश शर्मा पर। इन्हें भी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है ऑडिटर के पद से। According to the RBI report, the gross non-performing assets ratio of scheduled commercial banks declined to what percentage at the end of September 2024? RBI की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर कितने प्रतिशत रह गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2.5%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें बताया गया है कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNP रेशो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ये पिछले 13 सालों के लोवेस्ट लेवल पर है, और मार्च 2024 के एंड तक 2.7% रहा है। वहीं सितंबर 2024 के एंड में 2.5% रहा है। जो ग्रोस NP है बैंक्स का, ये 2.3% बना हुआ है फाइनेंशियल ईयर, जो कि मार्च 2010-11 पर एंड हुआ था। GNPs of banks reduced by 15.9% ईयर ऑन ईयर। जो GNPA है बैंक्स का, वो 15.9% से रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, और 4.8 लाख करोड़ रुपीस पहुंचा मार्च 31 2024 को। अच्छा, अगर हम बात करें बैंक्स का जो नेट NPA रेशो है, ये भी डिक्लाइन हुआ है और 0.62% रहा है मार्च 2024 के एंड में। सितंबर 2024 के एंड में जो नेट NPA रेशियो था, ये 0.57% रहा है। स्लिपेज रेशो, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली है 2023-24 में, और लगातार तीसरे साल जो स्लिपेज रेशो है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, ये
पब्लिक सेक्टर बैंक के स्लिपेज रेशो से ज़्यादा रहा है। In the July to September 2024 quarter, India's current account deficit stood at how much dollar? At how much in dollar terms? जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में भारत का चालू खाता घटा कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है 11.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 11.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, या फिर हम कहें कि हमारी जीडीपी का 1.2% रहा है जुलाई से सितंबर 2024 क्वार्टर में। जबकि अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर की बात करें सेम पीरियड में जुलाई से सितंबर 2023 की, तब ये 11.3 बिलियन यूएस डॉलर था, यानी कि 1.3% था जीडीपी का। अप्रैल सितंबर पीरियड में यानी कि जो फर्स्ट हाफ रहा, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट 21.4 बिलियन यूएस डॉलर था, यानी कि जीडीपी का 1.2%। करंट अकाउंट डेफिसिट एक डिफरेंस होता है, यानी कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स कर रहे हैं माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि आपका जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। अगर इस करंट फिस्कल सेकंड क्वार्टर में देखें तो मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है ये 75.3 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है 64.5 बिलियन यूएस डॉलर से 2023-24 में। नेट सर्विसेज रेसिपिएंट ये 44.5 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है सेकंड क्वार्टर में। एक साल पहले 39.9 बिलियन यूएस डॉलर था। जो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स एनआरआई डिपॉजिट्स जिसे कहते हैं, इसमें 6.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा है सेकंड क्वार्टर में। एक साल पहले 3.2 बिलियन यूएस डॉलर था। प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स ये भी इंक्रीज हुई हैं, 31.9 बिलियन यूएस डॉलर रही है सेकंड क्वार्टर में। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2.2 बिलियन यूएस डॉलर रही है, मतलब आउटफ्लो यानी कि बाहर जो गया है यहाँ से। नेट इनफ्लोस ऑफ एफपीआई मतलब हमारे यहाँ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है इन 19.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा है 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर में। What is the projected GDP growth rate for India in the fiscal 2024-25 according to the Finance Ministry? वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.5%। तो इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगी करंट फिस्कल ईयर में 2024-25 में, और 8.2% से एक साल पहले ग्रो की थी हमारी। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अंदाज़ा लगाया है कि 6.5% से ग्रो करने वाली है फिस्कल 25 में। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है जुलाई सितंबर क्वार्टर में, 5.4% से ग्रो की है केवल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कंजम्पशन इतना नहीं हुआ है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ग्रोथ फोरकास्ट अपनी रिवाइज की थी, 6.6% बताया है। इकोनॉमिक सर्वे ने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी 6.5 से 7%। Which market regulator announced the withdrawal of recognition for the Indian Commodity Exchange Limited? किस बाजार नियामक ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता वापस लेने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है सीबी। तो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है उसको जो रिकॉग्निशन दिया गया है, जो उसको मान्यता दी गई है, उसको विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है इसने जो ये स्टॉक मार्केट होता है इससे एग्जिट कर लिया है। ICX की अगर हम बात करें तो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, सूरत गुजरात में है ये, और इसको परमानेंट रिकॉग्निशन दिया गया था 2009 में। फॉर्मर मार्केट कमीशन का सेबी में विलय हो गया है 2015 में। उसके बाद जो ICEX है ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बना था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 के तहत। व्हाट परसेंटेज स्टेक इन अल्ट्राटेक सीमेंट एक्वायरिंग इन स्टार सीमेंट? अल्ट्राटेक सीमेंट स्टार सीमेंट में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है 8.69%। यहाँ पर एक कोमा आएगा, पूछ रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट स्टार सीमेंट में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है 8.69%। तो अल्ट्राटेक सीमेंट माइनॉरिटी स्टेक खरीदेगा 8.69% के, जो प्रोमोटर्स हैं मेघालय बेस्ड स्टार सीमेंट के, इनके द्वारा है। 851 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट विल बाय pick up stakes from Rajendra Shamaria and his family's holdings। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लीजिए, सीमेंट से संबंधित है। एन श्रीनिवासन ने रिजाइन कर दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इंडिया सीमेंट्स के। अडानी ग्रुप एक्वायर करेगा एयर वर्क्स का जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरलोड सर्विसेज है, इनको
अडानी वर्क जो है एक्वायर करने वाला है। Which two countries have extended the agreement between the cooperation in science and technology for an additional 5 years? किन दो देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना एंड द यूएस। तो चाइना एंड यूएस ने अपना जो कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है इसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह एग्रीमेंट पहली बार 31 जनवरी 1979 को साइन किया गया था चाइनीज लीडर डेंग जियाओपिंग और यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। तो इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि आंसर सबको लगता है कि भारत ही होगा, कहीं ना कहीं भारत ने किसी कंट्री के साथ किया, पर इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर दूसरे दो देशों के बारे में बात कर रहे हो। इसी तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बन जाता है। What is the title of the latest report by the Economic Advisory Council to the Prime Minister on Domestic Migration? घरेलू प्रवास यानी कि डोमेस्टिक माइग्रेशन पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की नवीनतम रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? सही आंसर ऑप्शन है 400 मिलियन ड्रीम्स। देखिए, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, EACPM जिसे बोलते हैं, इन्होंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट अपनी जारी की है जिसका टाइटल है 400 मिलियन ड्रीम्स। इसमें कहा है कि डोमेस्टिक माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने देश में ही लोग जब जा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक माइग्रेशन। तो कह रहे हैं कि ये स्लो हुआ है और जो ओवरऑल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हमारी कंट्री में ये 11.78% रिड्यूस हुए हैं अगर हम सेंसस 2011 से कंपेयर करें। तो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हमारे देश में 2023 में अगर हम बात करें 40.20 करोड़ रहे और 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स 45.57 करोड़ रहे हैं। जो माइग्रेशन रेट है 2011 सेंसस के हिसाब से 37.64% रहा और अब कहा जा रहा है कि 28.88% है। वेस्ट बंगाल और राजस्थान टॉप 5 जो माइग्रेंट स्टेट्स हैं उनमें अपनी जगह फिर बना पाए हैं और मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल या फिर सेकंड क्लास पैसेंजर हैं जो इंडियन रेलवेज के थ्रू इन राज्यों में या इन राज्यों से जो है माइग्रेशन जिन्होंने किया है। अदर 3 स्टेट्स की बात करें तो टॉप 5 में यूपी है, टॉप किया है इसने, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन परसेंटेज शेयर ऑफ द अराइविंग पैसेंजर देखा गया। सबसे ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब अगर हम ग्रोथ की बात करें परसेंटेज के टर्म में। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल माइग्रेंट्स रिड्यूस हुआ है। मुंबई बेंगलुरु अर्बन, हावड़ा, सेंट्रल दिल्ली और हैदराबाद, ये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा माइग्रेंट अराइवल्स को अट्रैक्ट किया है। वलसाड, चित्तूर, पश्चिम वर्धमान, आगरा, गुंटूर, विलुपुरम, सहरसा, ये टॉप ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जहाँ से लोग गए हैं। अच्छा, जब बात हम कर रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है, यहाँ पर आप साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के सुमन बेरी, इनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन बनाया गया है। ये एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि इस रोल पर पहले विवेक देबरॉय थे पर उनका निधन हो गया हाल ही में। विच इंडियन टेक इंडस्ट्री बॉडी साइंड एन MOU विद दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर फॉर क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप? किस भारतीय तकनीकी उद्योग निकाय ने सीमा पार प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, नास्कॉम। तो इंडियन टेक इंडस्ट्री बॉडी है नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ। एज पार्ट ऑफ द MOU द इंडस्ट्री बॉडीज विल एक्सचेंज सेक्टोरल इनसाइट्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए। What is the name of the launch vehicle being assembled by ISRO for the गगनयान मिशंस अनक्रूड फ्लाइट? गगनयान मिशन की मानव रहित उड़ान के लिए इसरो द्वारा असेंबल किए जा रहे लॉन्च वाहन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है HLVM3। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो गगनयान मिशन की मेडेन अनक्रूड फ्लाइट है जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, उसके लिए जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है HLVM3, इसके असेंबली का कार्य शुरू कर दिया है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को एक साथ लगाने का। और ये असेंबली हो रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो आप जानते हैं गगनयान प्रोजेक्ट में क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी इसरो अपनी जांचेगा।
एक 3 मेंबर का क्रू लॉन्च करेगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में, 3 दिन का मिशन रहेगा। उनको फिर वापस अर्थ पर भी लाएंगे, इंडियन सी वाटर में उनकी लैंडिंग होगी। और 3 अनक्रूड मिशन भी इसमें रहने वाले हैं और 1 क्रूड मिशन रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्रूड मिशन है 2025-27 में होगा। विच टायर ब्रांड हैज़ अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किस टायर ब्रांड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोग्रिप टायर्स। तो यूरोग्रिप टायर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गोल्डन युग का, जो कि सीनियर सिटीजन रिजॉर्ट है। विच ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी पार्टनर विद लैंडस्कायर टू डिलीवर एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर यूटिलिटीज? यूटिलिटीज के लिए ऊर्जा कुशल समाधान देने के लिए किस वैश्विक IT सेवा कंपनी ने लैंडस्कायर के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए, TCS। तो ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने पार्टनरशिप किया लैंडस्कायर के साथ, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशन कंपनी है। अच्छा, TCS ने हाल ही में एक बैंक ऑफ भूटान के साथ भी पार्टनरशिप की है, जो बैंक ऑफ भूटान का जो डिजिटल कोर सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो TCS यहाँ पर अपना TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने वाला है। विच टीम वॉन देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल इन द फाइनल हेल्ड इन पुणे? पुणे में आयोजित फाइनल में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा स्टीलर्स ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग टाइटल जीता है। पुणे में आयोजित फाइनल में इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया है। इन्हें 3 करोड़ रुपए मिले हैं हरियाणा स्टीलर्स को, और जो पटना पायरेट्स हैं जो रनर्स अप रहे हैं इनको 1.8 करोड़ रुपीस मिले हैं। 2024 का जो प्रो कबड्डी लीग था ये 11वां सीजन था इस प्रो कबड्डी लीग का। विच डोमेस्टिक फ्लाइट रूट इन इंडिया वॉज रैंक्ड 8th बिजिएस्ट ग्लोबली इन 2024? भारत में कौन सा घरेलू उड़ान मार्ग 2024 में विश्व स्तर पर 8वां सबसे व्यस्त मार्ग था? सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई टू दिल्ली। देखिए, एक इंटरनेशनल एविएशन एंड ट्रेवल डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म है, OAG इसका नाम है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने बताया कि जो इंडिया का बिजिएस्ट फ्लाइट रूट है मुंबई से दिल्ली, अगर हम इसको ग्लोबली बात करें तो 8th बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट है ये ग्लोबली। ठीक है, अगर हम ग्लोबली डोमेस्टिक रूट्स की बात करें, मतलब किसी एक कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर में, तो उस मामले में 8th पोजीशन पर मुंबई से दिल्ली आता है। एशिया पैसिफिक रीजन में ये 6th बिजिएस्ट है। मुंबई दिल्ली रूट ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है 1 स्पॉट से, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और ये ओनली इकलौता डोमेस्टिक रूट है इंडिया से जो टॉप 10 डोमेस्टिक रूट्स बाय सीट कैपेसिटी ग्लोबली में अपनी जगह बना पाए हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अच्छा, अब अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड सबसे बिजीएस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रूट कौन सा है, तो है जेजू इंटरनेशनल सियोल गिम्पो रूट, जो कि साउथ कोरिया में है। ठीक है, एशिया पैसिफिक में भी बिजीएस्ट यही है और ग्लोबली भी यही है। अच्छा, अगर हम बात करें बिजीएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट की, ये अब तक देखिए थे बिजीएस्ट डोमेस्टिक, और अगर हम देखें बिजीएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट की, यानी कि एक देश से दूसरे देश में या फिर एक देश के शहर से दूसरे देश के किसी शहर में, तो हांगकांग से ताइपेई, ये बिजीएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट है। Which Indian city has the highest number of self-made entrepreneurs in 2024? 2024 में किस भारतीय शहर में स्वनिर्मित उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। देखिए, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और 50,000 स्टार्टअप्स हुआ करते 2018 में, अब 1,40,000 DBIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं 2024 में। और अगर हम बात करें, हुरून ने एक लिस्ट निकाली है सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है, तो इसमें इस लिस्ट का नाम है हुरून्स टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मिलेनिया 2024। तो इसमें 44 सिटीज़ से एंटरप्रेन्योर्स लिए गए हैं जो कि सेल्फ मेड हैं, और बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली, यहाँ से सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। और जो ये शुरुआत की 3 सिटी है, बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, तो 57% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया में, ये इन्हीं 3 सिटीज़ से आए हैं। ज़्यादातर बेंगलुरु से हैं 98, फिर मुंबई से हैं 73, न्यू दिल्ली से हैं 51 और गुरुग्राम से हैं 34। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं,
और इसने स्टार्टअप जिनोम का जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 है उसमें 21वां स्थान भी प्राप्त किया है। दिल्ली 24वें नंबर पे है उसमें और मुंबई 37वें नंबर पर है। विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर? कौन सा देश ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी, चाइना। तो चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम अप्रूव कर दिया है। ये बनने वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर में, तिब्बत पर। 137 बिलियन US डॉलर का इसमें खर्चा आने वाला है। इंडियन बॉर्डर के काफ़ी पास रहने वाला है। अच्छा, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका जो तिब्बतियन नेम है यह है यारलुंग जैंगपो रिवर। और बताया जा रहा है कि जो थ्री गोर्ज डैम है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसका 3 टाइम कैपेसिटी इस नए डैम की रहने वाली है। और कहाँ पर बन रहा है डैम? जहाँ पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न मारती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर बांग्लादेश में आती है, तो इंडियन बॉर्डर के काफ़ी पास है। भारत भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसॉल्व्ड 9 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटेड इन 2023? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 में बनाए गए 9 जिलों को भंग कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने 17 में से जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिसॉल्व कर दिया है। 3 डिविजन्स को भी डिसॉल्व कर दिया है जो कि 2023 में बनाई गई थी कांग्रेस के समय पर। और ये डिसीजन लिया गया चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा के द्वारा। तो अब जो ये डेजर्ट स्टेट है यानी कि राजस्थान है, इसमें 41 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिवीज़न है। विच बर्ड हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? किस पक्षी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है बाल्ड ईगल। तो बाल्ड ईगल जो है इसे नेशनल बर्ड घोषित किया गया है ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स का। हाल ही में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस लॉ को मंजूरी दी है, साइन किया है। और बाल्ड ईगल आप देख सकते हैं, वाइट हेड है और येलो बीक है इसकी। वैसे भी आपने देखा होगा जब आपको सील देखते हैं यूएस की, नेशनल एम्बलम है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो यहाँ की ग्रेट सील है उस पर भी देखने के लिए मिलती है, यूएस डॉक्यूमेंट पर जो लगाई जाती है सील। हालांकि इसको अब तक कभी ऑफिशियल डेजिग्नेट नहीं किया गया कि ये नेशनल बर्ड है, पर अब इसको किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द कावेरी इंजन? कावेरी इंजन किस ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, GTRE यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो भारत का जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO का हिस्सा है, इन्होंने कावेरी इंजन को अनाउंस किया है कि इसको बनाया गया है इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। हालांकि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो है 1980s के टाइम पर शुरू हुआ था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए, पर अब जो ये ट्राई वर्जन बनाया गया है कावेरी इंजन का, ये 49 to 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि UAV एप्लीकेशन जैसे घातक जो कि इंडिया का स्टिल्थ UCAV प्रोग्राम है इसके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। एट विच एयरपोर्ट वॉज द उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च्ड? उड़ान यात्री कैफ़े किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। देखिए, आप जो फ्लाइट से जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि एयरपोर्ट्स पर काफ़ी ओवर प्राइज्ड फूड रहता है, काफ़ी महंगे फूड रहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इसी समस्या को दूर करने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में। बजट फ्रेंडली फूड ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं ट्रैवलर्स को, जैसे चाय 10 रुपये की, कॉफ़ी, समोसा, स्वीट, ये सब 20 रुपये में। Which bank became the first domestic bank to execute a gold forward deal from Gift City? कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी से गोल्ड फॉरवर्ड डील निष्पादित करने वाला पहला घरेलू बैंक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक है, फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक बन गया है जिसने गोल्ड फॉरवर्ड डील को एग्जीक्यूट किया है गिफ्ट सिटी से। ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट की गई है HDFC बैंक का जो इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट है उसके द्वारा गिफ्ट सिटी में हिंदुस्तान प्लेटिनम के साथ मिलकर। गोल्ड फॉरवर्ड डील मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर आप किसी फ्यूचर डेट से, मतलब किसी फ्यूचर डेट में आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे गोल्ड लेना चाहते हैं, पर आपने पहले ही उसकी जो वैल्यू है, किस रेट पर आप खरीदोगे, वो पहले ही फिक्स कर लिया है। जैसे मैंने आज कर लिया
कि मैं 2 महीने बाद गोल्ड इस रेट पर लूँगा। अब 2 महीने बाद चाहे गोल्ड का रेट घटे या बढ़े, रेट मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस। Who was awarded the Sri Chandrasekharendra सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है पब्लिक लीडरशिप के लिए, और किसके द्वारा? साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1932 में हुई थी और ये वन ऑफ मुंबईज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एस्टीम्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मैक्स ग्रुप का एक पार्ट है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इसकी जो सब्सिडरी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसे अब एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरर है इंडिया में। 80-20 का जॉइंट वेंचर है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सिस बैंक के बीच में। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द गोल्ड मेडल एट द फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड एंड ब्लिट्स इवेंट्स? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड और ब्लिट्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रणव वेंकटेश। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव वेंकटेश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड एंड ब्लिट्स इवेंट्स में, जो कि ब्रसिल्स स्लोवेनिया में हुआ है। नवंबर 2024 में प्रणव ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में चैलेंजर सेक्शन को भी जीता था। हु इनोग्रेटेड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोसाइंस म्यूजियम इन ग्वालियर? ग्वालियर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने स्टेट ऑफ द आर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोसाइंस म्यूजियम को इनोग्रेट किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसमें 2 गैलरीज भी हैं, एक तो हमारे जो प्लेनेट है उनकी मिस्ट्रीज के बारे में बताती है, दूसरी अब तक की जो लाइफ की जर्नी रही है ह्यूमन बीइंग की उसके बारे में बताती है। कैनरा बैंक विल डाइवेस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड? कैनरा बैंक कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 13%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक को मंजूरी दे दी है कि अपने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस आर्म्स में अपने स्टेक को सेल कर सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के जरिए। और इसी के साथ कैनरा बैंक कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में 13% और कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 14.5% अपने स्टेक को बेचेगी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। IPO की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है इसका मतलब म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या रिसीव फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल? अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो राम टेम्पल प्रोजेक्ट अयोध्या से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। इससे पहले लार्सन एंड टुब्रो जिसने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्शन किया है, इन्हें गोल्डन ट्रॉफी दी गई थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। Which state government received the prestigious Scotch Award in New Delhi for its initiative शासन अपलियादारी? किस राज्य सरकार को उसकी पहल शासन अपलियादारी के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्कॉच अवार्ड मिला है नई दिल्ली में इसके इनिशिएटिव शासन अपलियादारी यानी कि गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप के लिए। इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 15 मई 2023 को सतारा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, गवर्नमेंट आपके द्वारा मतलब जो भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, जैसे किसी डिजिटल पोर्टल पर एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। केवल आपने वही पोर्टल ओपन किया और सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हैं वो आपको उसी पोर्टल पर मिल जाएंगी। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।